Good evening. गुड इवनिंग सर। Very good evening. चलिए आज का लेक्चर गुड शुरू इवनिंग किया जाए। सर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अगेन द सेम टॉपिक, लेजर फंडामेंटल्स। कल हम लोगों ने बात की थी कि कैसे एक लेजर स्टार्ट होता है या कैसे काम करता है। अ, पहला तो मैं पूछ लूं, क्या स्लाइड चेंज हो रही है? यस सर, हो रही है। और थैंक यू। तो कल बात की थी कि कैसे लेजर स्टार्ट करता है या हाउ लेजर वर्क्स। आप में से कुछ लोग शायद ज्वाइन नहीं कर पाए थे, जो दोबारा लिंक भेजा गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। आई होप इट डजंट हैपन इन फ्यूचर। ओके सर। तो कुल मिला के बात इतनी सी थी। मैं थोड़ा सा 2 मिनट इसका लूंगा कि हम लोगों ने दो केसेस डिस्कस किए थे। जब भी कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मटेरियल से इंटरेक्ट करता है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि कितने नंबर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट में हैं, वो या तो उस रेडिएशन को उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर एब्जॉर्ब करेगा। तो उस केस में जब भी ग्राउंड लेवल या लोअर लेवल के नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा होंगे अपर लेवल से, तो नेट इन नेट एब्जॉर्प्शन होगा और हम लोग इंटेंसिटी लूज करते हैं उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। और एक पर्टिकुलर उसका स्पेक्ट्रल विड्थ रहती है, डिपेंडिंग अपॉन सो मेनी अदर फैक्टर्स व्हिच वी टॉक टुडे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर ऐसा केस होता है जहां पे कि हायर लेवल पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स हैं एज कम्पेयर टू द लोअर वन, उस केस में हमने कहा कि ये इनकमिंग रेडिएशन जो है ये स्टिमुलेट करता है इन एटम्स को टू कम डाउन टू द ग्राउंड स्टेट एंड रेडिएट विद द सेम एनर्जी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम डायरेक्शन एंड इन द सेम फेज। तब हम लोग कहते हैं कि हमारा जो 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 रेडिएशन है वो एम्पलीफाई हो गया या वहाँ पे कुछ गेन हो गया। और इसी को इस कंडीशन को जब अपर लेवल पे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं, हम लोग कहते हैं दिस इज द पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो थोड़ा सा हमारा जो बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स या इन हायर एनर्जी स्टेट्स दे गो डिक्रीजिंग, उसका थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी रहता है, अपोजिट रहता है, एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेगेटिव टेम्परेचर। और जब हमारे पास स्टिमुलेटेड इमिशन हो गया, उस स्टिमुलेटेड इमिशन को एम्पलीफाई करने के लिए हमें कोई एक ऑप्टिकल ऑसिलेटर चाहिए। और सिंपलेस्ट हम अगर फेब्रिपेरेट इसकी कैविटी रेजोनेटर की बात करें, तो इसका एक बहुत सीधा सा सिद्धांत है कि 2L, अगर दो मिरर्स के बीच की गैपिंग स्पेसिंग अगर L है, if this 2L happens to be any n which is positive integer multiplied by lambda, तो वो सारे के सारे लैम्डा इस पर्टिकुलर कैविटी रेजोनेटर के अंदर ऑसिलेट कर सकते हैं। हाईएस्ट वेवलेंथ और द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कैन बी एट c upon 2L. Then with the spacing of c upon 2L, c is the speed of light and L is the spacing, दोनों मिरर्स के बीच का जो गैप है वो L है। तो विद द स्पेसिंग ऑफ c अपॉन 2L आपके बहुत सारे मोड्स जो हैं वो इसमें ऑसिलेट कर सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए, ये सारे मोड्स तो ऑसिलेट कर रहे हैं, अब इसमें हमको थोड़ा सा लॉसेस भी होंगे। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था या देखा था कि अगर कोई भी चीज को हम ऑसिलेट करवाएं तो देर आर मेनी डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। जो भी लॉसेज होते हैं, जो भी डैम्पिंग होती है, उसकी वजह से वो ऑसिलेशन थोड़े समय के बाद में वो रेस्ट में आ जाता है। तो उस रेस्ट को ना आने पाए, इसके लिए हम लोग कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा जो है हमको एक्सटर्नल कुछ उसमें देना चाहिए। यहाँ पे इस केस में हम कहते हैं कि हम कुछ गेन देंगे। गेन कहाँ से देंगे? गेन उस मटेरियल में से हमको मिलेगा जिसमें हमारा ये पॉपुलेशन इन्वर्जन होता है या हमें ऑप्टिकल गेन हो रहा होता है। तो उस लेजिंग मटेरियल को अगर हम इस कैविटी के अंदर में रख देते हैं, तो बहुत सारे जो लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स जो c अपॉन 2L स्पेसिंग के साथ में यहाँ पे उपलब्ध हैं, उनमें से जिस जिस को भी ये गेन अम्पलीफाई करेगा, उस जगह पर मान लिया इस केस में एक गेन जो है वो इस पर्टिकुलर मोड के ऊपर में आई मीन इसको अम्पलीफाई करेगा, तो हमको एक लेजिंग मिलेगी उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जहां पे ये लॉन्गिट्यूडिनल मोड स्थित था। और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने देखा था कि अगर एक राउंड ट्रिप ऑसिलेशन होता है किसी रेडिएशन का, तो राउंड ट्रिप ऑसिलेशन में एटीन्यूएशन भी रहते हैं, लॉसेज भी रहते हैं और कुछ गेन भी होता है इस लेजिक आपके पॉपुलेशन इन्वर्जन वाले या स्टिमुलेटेड इमिशन की वजह से। तो हमने ये कंडीशन कल देखी थी कि इन टोटल एक राउंड ट्रिप में इंटेंसिटी घटनी नहीं चाहिए, या तो उतनी रहनी चाहिए या उससे ज्यादा हो जानी चाहिए।
तो ऐसी केस के लिए हमने कहा जो एक ग्लेजिंग थ्रेशोल्ड का आया था, गेन उस मीडियम में इतना होना चाहिए जो सारे लॉसेस को इनकाउंटर कर सके, तो हमारे पास में एक लेजर आउटपुट मिलता है। और लेजर आउटपुट हमने कहा था कि ये तो कंटिन्यूस वेव हो सकता है या पल्स हो सकता है, आने वाले लेक्चर्स में एक दिन उसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिरी बात ये आई थी कि कैसे लेजर स्टार्ट होता है, क्योंकि ऑप्टिकल पंपिंग पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव करने के लिए हमने पंपिंग करी है। तो पंपिंग कई तरह की होती है, बट इट डज नॉट मीन कि उस मटेरियल के अंदर में आपके पास ऑलरेडी फोटॉन्स उपलब्ध हों हर एक पंपिंग के केस में। तो ये कल बात हुई थी कि जो भी स्पॉन्टेनियसली इमिटेड फोटोन कैविटी के अलोंग या लेजर की लेंथ के अलोंग ट्रेवल करेगा, वो स्टिमुलेटेड इमिशन को ट्रिगर करेगा, और वही स्टिमुलेटेड इमिशन आने वाली चेन को बढ़ाते चले जाएंगे, एंड अल्टीमेटली वील हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस रेडिएशन ऑफ लाइट स्टिमुलेटेड कमिंग आउट ऑफ द लेजर। आज उसके आगे बढ़ते हैं, कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करते हैं जो लेजर आउटपुट से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज गोइंग टू बी द शेप ऑफ द लेजर बीम, क्या क्या मैकेनिज्म्स हैं जो लेजर ब्रॉडनिंग को कंट्रीब्यूट करती हैं। अगर बहुत सारे मोड्स ऑसिलेट कर सकते हैं, जैसे अभी हमने कहा था कि कई सारे लॉन्गिट्यूडनल मोड्स होते हैं, उनमें से अगर एक से ज्यादा मोड अगर ऑसिलेट करते हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा फ्रीक्वेंसी लेजर के आउटपुट में हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में कैसे हम लोग किसी सिंगल फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स की तो हम थोड़ा बहुत बात कर चुके हैं, ट्रांसवर्स मोड्स भी होते हैं, वो क्या होते हैं, एंड फाइनली what are the properties of laser beam. So these are the topics we will be covering in today's class. Now coming to the first one, shape of the laser beam. अब laser beam का shape, when you are saying shape of the laser beam, that is primarily determined by किस तरह की कैविटी या किस तरह की ऑप्टिक्स यहाँ पे इस्तेमाल हुई है। प्राइमरीली जो मिरर्स या जो ऑप्टिक्स यूज हुई है वही डिफाइन करेगा कि बाहर जो लेजर से बाहर लेजर का आउटपुट कैसे लेते हैं हम लोग। एक मिरर को कहते हैं 100% रिफ्लेक्टिंग है, और दूसरे मिरर को बहुत थोड़ा सा 5%, 10%, 2% ऐसे कुछ इतना उसमें ट्रांसमिटिविटी होती है, और रिफ्लेक्टिविटी से 90%, 95%। तो वो भी हाईली रिफ्लेक्टिव है, बट थोड़ा सा लीक करने के लिए, आई मीन when there is a huge density of photons inside the cavity, थोड़ा सा लीक करने के लिए कहीं उसको थोड़ा सा उसकी रिफ्लेक्टिविटी कम कर दें, तो वहां से हमको लेजर आउटपुट मिलता है। तो अल्टीमेटली जैसे भी मिरर्स या ऑप्टिक्स यूज करी होगी उस लेजर कैविटी में, उसी तरह का हमको लेजर का आउटपुट मिलेगा, या शेप जो होगा उस बीम का वो इस तरह का होगा। जस्ट टू गिव यू एन इलस्ट्रेशन, एन एग्जांपल, अगर पैरेलल हमारे पास जैसे फेब्रिपेरेट कैविटी थी रेजोनेटर, तो उस केस में आपका बैक एंड फोर्थ पैरेलली बीम जा रही है, तो ऑफ कोर्स जो बाहर बीम निकलेगी वो भी एक तरह से पैरेलल होगी, उसमें किसी तरह का डाइवर्जेंस या फोकसिंग अपने आप में नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम ये देखिए, इस तरह का सेकंड जो है या थर्ड नंबर का जो भी है, कॉन्सेंट्रिक हो या एक तरह से एक साइड में प्लेन और एक साइड में कर्व मिरर अगर होगा, तो जो भी पैटर्न वहां पे बन रहा है फॉर सस्टेनेबल ऑसिलेशंस, तो उसकी वजह से, जिस ऑप्टिक्स की वजह से जो आउटपुट बीम आपको मिलेगी, फॉर एग्जांपल सेकंड केस में आपका ये एक्सपेंडिंग बीम आपको मिल रही है। सिमिलरली इन द थर्ड वन आल्सो इट इज इवन मोर एक्सपेंडिंग। तो ये जो बीम्स आपको बाहर मिल रही है, आउट शेप ऑफ द आउट लेजर बीम, बेसिकली ये डिपेंड करेगा आपकी ऑप्टिक्स पर। हाँ, इस आउटपुट बीम को, क्योंकि ऐसा बीम हमें नहीं चाहिए जो ऑलरेडी टॉर्च जैसे फैल रहा हो, ये लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, लेकिन जिस तरह की रेजोनेटर यूज किया गया है उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। देन वी कैन कंट्रोल इट बैक, वी कैन फोकस इट टू मेक इट एज ए कॉलिमेटेड बीम ऑफ हाई इंटेंसिटी। तो आप किसी भी तरह के लेंस कॉम्बिनेशन को यूज करके हर एक केस में ऐसा बना सकते हैं कि आपका जो लेजर आउटपुट मिलेगा वो आपको हमेशा एक कंटिन्यूअस बीम और ऑफ सर्टेन विदाउट एनी डाइवर्जेंस ऐसा बीम आपको मिलेगा। तो ये हमेशा रहता है, भले ही कोई भी ऑप्टिक्स यूज की गई हो किसी भी कॉमर्शियल लेजर में, उसके आउटपुट में जरूर ना जरूर कुछ ना कुछ ऑप्टिक्स लगा करके ऐसा बनाया जाता है कि लेजर बीम जो वहां से मिले वो एक कंटिन्यूस बीम हो, और वो एक कांस्टेंट विदाउट एनी डाइवर्जेंस और फोकसिंग इस तरह की बीम वहां पे मिले। नाउ दूसरा, अब लेजर बीम जो मिला, जो भी उसका एक शेप तो ये हो गया कि वो कैसा दिख रहा है, उसका स्प्रेड कैसा है, जब लेजर से बाहर लाइट आ रही है तो उस लाइट का स्प्रेड कैसा है। दूसरा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंटेंसिटी प्रोफाइलिंग कैसी है, जो बीम आती है क्या हर जगह पर, अगर क्रॉस सेक्शन देखें तो क्या हर जगह पर उस बीम में सेम इंटेंसिटी है या नहीं है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये जो भी
बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशंस होते हैं कैविटी के अंदर, और उसके बाद में जो अपर्चर इफेक्ट आता है जहां से लाइट थोड़ा सा, मैंने कहा कि एक जगह पर रिफ्लेक्टिविटी कम है, तो ऐसे मान के चलिए कि कुछ ना कुछ तो एक जगह पे वो होल से होके आ रही है, बिकॉज ऑफ ऑल दोज मेनी थिंग्स। जो शेप होता है अभी और थोड़ी देर बाद और क्लियर हो जाएगा। तो लेजर का जो प्रोफाइल रहता है वो गॉसियन बीम होती है, इसका मतलब इंटेंसिटी, आपने अगर गॉसियन प्रोफाइल आपको ध्यान हो तो इंटेंसिटी बीच में हाईएस्ट रहती है, देन इट स्टार्ट डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द साइड्स और टुवर्ड्स इट्स वेस्ट आउटर पेरिफेरी और सर्कम्फ्रेंस, जो भी आप कह लें। तो इस तरह का एक गॉसियन प्रोफाइल होता है। लेकिन कई दफा ये होता है कि आपकी जो ऑप्टिक्स होती है दैट इज नॉट परफेक्ट। जो भी मिरर्स और लेंसेज आपने यूज किए हुए हैं वो अगर बहुत परफेक्ट नहीं है तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ आर्टिफैक्ट आपके जो आउटपुट बीम है उसमें आ जाते हैं। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो इसमें ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, कुछ तो भी ये न्यूटन स्ट्रिंग जैसे कुछ गोला 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 कुछ दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ऑल द ऑप्टिक्स दैट इज नॉट परफेक्ट हियर। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा पिन होल अपर्चर, बहुत ही माइन्यूट एक अपर्चर इस्तेमाल होता है इनसाइड द लेजर, so that it filters out all the ripples which are coming due to the imperfections in all the optics which have been used. तो उसकी वजह से अगर एक अपर्चर यहाँ पर ले लिया जाए, एक पिनहोल ले लिया जाए जिसके अक्रॉस ये बीम पास हो, तो विदाउट अपर्चर आपको कुछ ना कुछ उसमें जो ना कुछ ऐसा लगेगा कि इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा नहीं है। और विद द अपर्चर यू कैन सी दैट यू हैव अ परफेक्टली गॉसियन नाउ लाइन से। Then the second issue comes, what is the sharpness of the laser beam? यहाँ पे बात ये हो रही है शार्पनेस का मतलब ये हुआ, हमने ये भी कहा था कल कि जब भी हमारे पास स्टिमुलेटेड डिविजन रहेगा तो हमारी इंटेंसिटी बढ़ेगी और उसकी कुछ ना कुछ बैंडविड्थ होगी। अब ये बैंडविड्थ क्या है, ये बैंडविड्थ कहाँ से आ रही है, इसी की अगर बात करें तो यहाँ पर इसी को हम लोग कह रहे हैं शार्पनेस ऑफ लेजर बीम। मीन्स कितना कितना एक तरह से दूसरे शब्दों में कह लें कि कितनी मोनोक्रोमेटिसिटी है लेजर बीम की। हम लोग जानते हैं या कहते भी हैं कि इट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, ऑफ कोर्स इट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, लेकिन उसका कुछ ऑर्डर होगा। इट इज 100% मोनोक्रोमेटिक। क्या सिर्फ एक ही फ्रीक्वेंसी रहती है एक लेजर में? यस, बट डज इट हैव एनी विड्थ? Yes, it does have width. That means at a particular frequency, our laser is lasing at any this f2, f32, for example, intensity is peaking here, लेकिन उसका सर्टेन एक विड्थ रहता है। तो ये आता है ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म से। और ब्रॉडनिंग आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ब्रॉडनिंग दो तरह की होती है। बेसिकली होता क्या है, ब्रॉडनिंग जब हम कह रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन ने या एक ही एटम ने किसी मटेरियल में स्टिमुलेटेड इमिशन दिया और हमने सिर्फ उसको लेकर के लेजर बना दिया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। यू नो अबाउट, यू हैव हर्ड अबाउट एवोगाड्रो नंबर आल्सो, और आपको ये भी पता है कि हर एक मटेरियल में पर सेंटीमीटर क्यूब या पर यूनिट वॉल्यूम कितने एटम्स होते हैं, दिस इज ह्यूज नंबर। नाउ इतने सारे एटम्स अगर हैं तो सब का कंट्रीब्यूशन होकर के आ रहा है, जो भी हमको स्टिमुलेटेड इमिशन या जो भी रेडिएशन हमको मिल रहा है, दैट इज नॉट फ्रॉम अ सिंगल एटम और मॉलिक्यूल, इट इज अ कलेक्टिव एफर्ट ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इनसाइड दैट मीडियम। सो इन दैट केस जो तो सारे के सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक ही तरह का बिहेव कर रहे हैं, एक ही तरह का प्रोफाइल दे रहे हैं, तो हम कहते हैं उसको होमोजीनियस ब्रॉडनिंग। इन दैट केस फॉर एग्जांपल अगर कोई टेम्परेचर डिपेंडेंट कोलिजन्स हो रहे हो तो सारे एटम्स एक ही टेम्परेचर फील कर रहे हैं, तो उनका जो 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 स्पेक्ट्रम होगा वो सिमिलर होगा। या अब जिसको हम कहते हैं नेचुरल बैंडविड्थ, मींस नेचुरल बैंडविड्थ हम कब कह रहे हैं, जब हमारे ऐसा तो है नहीं कोई भी एनर्जी लेवल डिस्क्रीट है, देयर आर बैंड्स देयर। तो बैंड्स अगर हैं तो उसकी जो जो मिड फ्रीक्वेंसी मान के अगर आप चलिए तो उस पर एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होगा। कम और ज्यादा, उससे थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा में भी एब्जॉर्प्शन होगा near to that energy, that will also have some absorption or emission in that case. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई रेडिएशन अगर वहां से आता है, लेवल 2 से लेवल 1 में कोई ट्रांजिशन हो रहा है, तो इट्स नॉट एट अ सिंगल फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी का कुछ स्प्रेड होगा जिसको हम लोग कहते हैं द बैंडविड्थ। तो अगर इस सारे एटम्स का कंट्रीब्यूशन एक ही तरीके का है, एक ही लाइन शेप है, वी कॉल दैट एज ए नेचुरल बैंडविड्थ। अगर ऐसा नहीं होता है, हर एटम अलग अलग तरीके का अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे अपना स्पेक्ट्रम को पीक करता है, तो उस केस में फॉर एग्जांपल ईच एटम इमिट्स एट अ स्लाइटली डिफरेंट सेंट्रल फ्रीक्वेंसी, इन दैट केस वी कॉल दैट एज अ इनहोमोजेनियस ब्रॉडनिंग। तो वो आती है जनरली आपका डॉपलर इफेक्ट, यू नो व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, इफ देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस इनसाइड द मीडियम, जो भी हमारे पास है, तो उन जगहों उस वजह से हम इसको कहते हैं इनहोमोजेनियस ब्रॉडनिंग। इफ यू लुक एट द कर्व्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दीज रिप्रेजेंट द होमोजेनियस ब्रॉडनिंग, जहाँ पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ सारे एटम्स का जो है, सबका जो इमिशन प्रोफाइल है वो एक ही जैसा है,
तो अल्टीमेटली यू हैव अ सेम प्रोफाइल। और जनरली ये होता है होमोजीनियस लाइन ब्रॉडनिंग जो है वो लॉरेंजियन प्रोफाइल की रहती है। वेरेज जब हम इन होमोजीनियस ब्रॉडनिंग की बात करेंगे तो अलग अलग एटम देते तो लॉरेंजियन ही हैं, बट दे आर सो वाइडली स्पेस्ड नो बाय स्मॉल स्मॉल फ्रीक्वेंसी, तो उन सब का जो कलेक्टिव रहता है दैट गिव्स अस अ गॉसियन प्रोफाइल। तो जनरली लेजर में जैसे मैंने अभी कहा कि उसका गॉसियन प्रोफाइल रहता है। तो गॉसियन प्रोफाइल इसलिए रहता है कि वहाँ बहुत सारे जो एटम्स हैं उनका जो नेट कंट्रीब्यूशन रहता है, दे इवन ड्यू टू ऑल दोज पर्टिकुलरली इन केस ऑफ गैस लेजर्स, आप कह लीजिए प्रेशर डिफरेंस भी हो सकता है, वहाँ पे ये डॉपलर इफेक्ट भी हो सकता है, दे आर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शंस। तो उन सब की वजह से जो इनहोमोजेनियस लाइन ब्रॉडनिंग होगी उसकी वजह से लेजर का जो जो प्रोफाइल रहता है वो रहता है गॉसियन। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत पिन पॉइंट कर सकें, पिन पॉइंट कर सकें इन द सेंस ये हम स्पेसिफिकली नहीं कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर लेजिंग मीडियम में किस किस तरीके के ये ब्रॉडनिंग मैकेनिज्म काम कर रहे हैं। तो किसी में कुछ कोई ज्यादा कर सकता है, किसी में कोई कुछ कम कर सकता है, बट देयर आर ऑल दीज कंट्रीब्यूशंस व्हिच आर देयर इन ईच एंड एवरी लेजिंग मीडियम विथ अ वेरिंग डिग्री ऑफ देयर परसेंटेज। तो जो भी गेन प्रोफाइल हमारा रहेगा, उस गेन प्रोफाइल में अगर हमारे पास ये लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स हैं और उनमें से आप देखिए सिर्फ बीच का जो लॉन्गिट्यूडिनल मोड है, ये मोड उस गेन के कर्व के अंदर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ऊपर में जो डॉटेड लाइन दिखाई है, ये डॉटेड लाइन इज शोइंग द लॉस, मीन लॉसेज ज्यादा हैं, गेन कम है। तो इसका मतलब अगर लॉसेज ज्यादा है, गेन कम है, तो हमारे पास तो वो जो जो सस्टेनेबिलिटी है ही नहीं, इस ऑसिलेशन की सस्टेनेबिलिटी नहीं है, हमारा एम्पलीफिकेशन इसमें गेन कम है। तो जो कंडीशन है थ्रेशोल्ड की वो फुलफिल नहीं हो रही है, गेन इज लेस देन द लॉसेज, एल मींस गामा इज लेस देन अल्फा, सो द थ्रेशोल्ड कंडीशन इज नॉट मेट, देयरफॉर देयर विल बी नो लेजिंग इन सच ए केस। हाँ, लेकिन अगर इसी में गेन बढ़ जाए, गेन इंक्रीजेस अबव द लॉस लाइन, द गेन इज हायर एज कंपेयर टू द लॉसेज, ऐसी स्थिति में ऑफ कोर्स जो भी लेजर लाइन, जो भी लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स हैं, ये इस गेन कर्व के अंदर में आएंगे, वो सब लेज करेंगे। इस पर्टिकुलर केस में एक ही मोड है, लॉन्गिट्यूडिनल मोड, जो इस गेन कर्व के अंदर आ रहा है, तो ये लेज करेगा, तो हमको एक लेजर लाइन यहाँ पर मिलेगी इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर। मान लीजिए ऐसा स्थिति होती, अगर ये स्थिति होती where we have three longitudinal modes under the curve, under the gain curve, and at each of these frequency my gain is larger compared to the losses. That means the threshold condition is met for all these three longitudinal modes. तो ऐसी स्थिति में तीनों के तीनों लेजर फ्रीक्वेंसीज ऑसिलेट करेंगी और तीनों की तीनों फ्रीक्वेंसीज आपको लेजर आउटपुट में मिल सकती हैं। क्या लेकिन ऐसा चाहिए हमको? आंसर इज कुछ एप्लीकेशंस में इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी हम लोग ये मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में कह लीजिए या मेटलर्जी के सेक्टर में कह लीजिए, कटिंग ड्रिलिंग वेल्डिंग ये सब कर रहे हैं, वी डोंट, इट डजंट मैटर कौन सी फ्रीक्वेंसी आ रही है कौन नहीं आ रही है, व्हाट इज ऑल रिक्वायर्ड इज बहुत ज्यादा पावर होनी चाहिए सो दैट इट सिंपली कट्स थ्रू द मेटल शीट, या होल ड्रिल कर ले या वेल्डिंग कर ले, इतनी पावर हो उसमें कि वो वेल्ड कर ले। नो वन बॉदर्स अबाउट द सिंगल फ्रीक्वेंसी, डबल फ्रीक्वेंसी और तीन फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है। सो ऐसे केसेस में तो कोई जरूरत नहीं है सिंगल फ्रीक्वेंसी की। लेकिन हाँ, बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड जो एप्लीकेशंस हैं इसके, कम्युनिकेशन फॉर एग्जांपल, सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो, वॉइस नॉट कम सर। किसी के में नहीं आ रही है क्या? सर हेलो आवाज नहीं आ रही सर। सर, वॉइस नॉट कम सर। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही सर। ले हट गए।
आवाज नहीं आ रही। आकाश जी, हाँ भाई। आकाश। हाँ धीरेन भैया। अच्छा ठीक है। हाँ, ऐसा लगता है कि मैं आई वाज had some issue with the connectivity. Is the screen visible to you, please? Someone Yes, respond. All. So let us continue. So assume कीजिए हेलो। कि हमारे सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। मेरे को लगता है थोड़ा ना वो कनेक्टिविटी का कुछ इश्यू आ रहा है. आई वाज लॉक्ड आउट फॉर अ सेकंड. आई विल ट्राई टू स्पीक लाउडर, मे बी इट हेल्प्स. थैंक यू. ओके. तो क्या कह रहा था मैं कि अगर हमारे पास में ऐसी सिचुएशन है जहां पर गेन कर्व के अंदर कई सारे मोड्स वो आ सकते हैं, तो हमको वो स्थिति में ऐसा चाहिए कि हम किसी एक फ्रीक्वेंसी पर लेजर आउटपुट हमको मिले. तो ये स्थिति होने पर मैंने कहा था जो सिंपलेस्ट टेक्निक्स हैं दैट आई विल डिस्कस टू ऑफ देम. वन इज द यूज ऑफ एन एटालॉन. एटालॉन क्या है? बेसिकली एक बहुत पतली थिन प्लेट है ग्लास की, जिसमें एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. ये सिर्फ और सिर्फ आप इसको ऐसे मान के चलिए कि जैसे हमने एक कैविटी ये लगा रखी है, मिरर M1 एंड मिरर M2, जिनके बीच की स्पेसिंग हम L है कह रहे थे पहले, थोड़ी देर पहले. तो एक कैविटी ये है जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा है, और उस केस में ये जो लॉन्गिट्यूडिनल मोड्स की स्पेसिंग है दैट इज C/2L. इसी कैविटी के अंदर में मान लीजिए हम एक छोटी कैविटी लगा देते हैं जिसकी जिसकी स्पेसिंग बहुत ही कम है, A. अगर स्पेसिंग बहुत कम है तो इसके भी जो मोड्स होंगे दोज विल बी स्पेस बाय C/2A. अगर ए छोटा है तो इनकी स्पेसिंग ज्यादा हो जाएगी. तो ये जो एटलॉन हमने लगाया है, थिंक दिस हैज अ वेरी स्मॉल कैविटी हैविंग वेरी स्मॉल एल इक्वल टू ए. तो उस स्मॉल ए के लिए C/2A इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज. अगर वो लार्ज होगा तो इसके जो मोड्स होंगे इस छोटी कैविटी के, दे विल बी स्पेस्ड much farther as compared to those in the case of C/2L. तो अगर ऐसा है तो ऐसे केस में एक कोशिश ये करनी पड़ेगी हमको, ये ट्यूनिंग करनी पड़ेगी कि कोई भी मोड जो इस एल लंबाई की कैविटी की वजह से आ रहा है वो, और कोई भी मोड जो ए शॉर्टेस्ट कैविटी जो हमने एटलॉन लगा रखा है उसका जो मोड है वो अलाइन हो जाए. अगर ये दोनों अलाइन हो जाते हैं तो क्या होगा? भले ही गेन कर्व बहुत ही ब्रॉड है, इस गेन कर्व में अब आप देखिए तो सिर्फ छोटी कैविटी की वजह से ये मोड अलाउड है, राइट हैंड साइड वाला मोड अलाउड है, लेफ्ट हैंड साइड वाला मोड अलाउड है, लेकिन ये दोनों लेफ्ट एंड राइट वाले मोड गेन कर्व के बाहर है. तो ये अलाउड है. तो इसके साथ में इसके सीध में कह लीजिए या उसी फ्रीक्वेंसी पर जो भी हमारा C/2L वाला मोड था वही वही सिर्फ अम्पलीफाई हो पाएगा, उसी पे लेजिंग होगी, तो हमको लेजर आउटपुट मिलेगा उसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे. तो एक तरीका ये है कि हम इस लॉन्ग कैविटी के अंदर में एक शॉर्ट कैविटी रख दें जिसको हम इटालॉन कह रहे हैं, और उसकी वजह से दोनों के मोड्स को ट्यून करने के बाद में हमको ये बहुत सारे मोडों से छुटकारा मिल जाएगा. हमको सिर्फ और सिर्फ एक मोड मिलेगा, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी हमको मिलेगी आउटपुट. दूसरा तरीका सिंगल फ्रीक्वेंसी सिलेक्शन का हो सकता है, वो है यूजिंग प्रिज्म एंड मिरर. आप इसको जैसे ग्रेटिंग जैसे भी समझ सकते हैं. ये स्पेसिफिकली ये कहाँ यूज होता है? जिन जिन लेजर्स में मल्टीपल वेवलेंथ्स होती हैं. जैसे डाई लेजर है, डाई लेजर का मैंने कल भी गेन कर्व दिखाया था. डाई लेजर बहुत वाइड कलर्स में आते हैं, डाई जिनको आप कलर बोलते हो, डाई कराना जैसे सिंपल भाषा में भी बोला जाता है.
तो मैनी ऑफ द डाइज दे हैव एक्सीलेंट लेजिंग प्रॉपर्टीज, और उनका जो स्पेक्ट्रम होता है काफी ब्रॉड होता है, सो दे कैन लेज एट मेनी फ्रीक्वेंसीज। तो अब आपको कौन सा फ्रीक्वेंसी यूज करनी है या कौन सी चूज करनी है आपके हिसाब से, तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। सो द बेस्ट आइडिया हियर इज टू यूज द प्रिज्म एंड द मिरर कॉम्बिनेशन। आपका जो एक मिरर था, जिसको अभी तक हम इसको पैरेलल कैविटी कह रहे थे, उस मिरर को थोड़ा सा टिल्टिंग की उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, और बीच में अगर एक प्रिज्म रख दिया जाए, एज यू नो दैट द प्रिज्म disperses all the colors into different directions, उसकी वजह से आप इस मिरर को जो भी कलर आपको चाहिए, आपको जो भी कलर इसमें से चूज करना है, उस कलर के को ही आप यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद वापस प्रिज्म में जाने देंगे, और बाकी आपके रिफ्लेक्ट होकर के मिरर के से कहीं और चले जाएंगे। तो दे विल नॉट बी एम्पलीफाई। तो वही कलर एम्पलीफाई होगा जो आपका प्रिज्म से आके मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाए, इस तरह से। तो इस केस में फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल से ऑरेंज कलर, और जो भी आप इसको कह लीजिए लाइट ब्राउन, तो ये कलर सिंपली एम्पलीफाई हो रहा है, बाकी के जो ग्रीन और पर्पल कलर के आपके रेडिएशन से वो रिफ्लेक्ट होकर के मिरर से बाहर जा रहे हैं। सो मोटा मोटी ये दो तरीके जो हैं, एक ही है आपने इटालॉन यूज कर लिया, और दूसरा आपने एक प्रिज्म और मिरर कॉम्बिनेशन यूज करके आपने इसका इस्तेमाल करके आपने सिंगल फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर लिया। अब आते हैं अगली चीज पर कि जो हमारा लेजर आ रहा है, एक तो हमने कहा कि उसका प्रोफाइल गॉसियन है। अगर इनहोमोजेनियस ब्रॉडबिंग है तो हमारा जो लेजर का मोस्टली जो 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 प्रोफाइल होता है वो गॉसियन रहता है। तो गॉसियन प्रोफाइल है उसका डेफिनेटली, लेकिन क्या सिर्फ ऐसा ही होता है या कुछ और भी होता है? वो उसके लिए जो टर्म यूज होता है ट्रांसवर्स मोड ऑफ लेजर, आप लोगों ने पढ़े हैं, मेरे को डेफिनेटली आपने पढ़ा होगा इसको, कि व्हाट आर ट्रांसवर्स मोड्स। ट्रांसवर्स मोड्स आर बेसिकली, इफ यू लुक एट द क्रॉस सेक्शन ऑफ लेजर, अगर वहां पे खाली देयर इज नो you have a circular spot, या वो जो गॉसियन प्रोफाइल का जो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन अगर ऐसा है, तो we call that as TEM00. then this we have already talked about, this is the transverse modes, वो कोई भी wavelength जो 2L equal to n lambda को satisfy करती है, all those modes are they can oscillate inside the cavity, and all these modes which are separated by C upon 2L, they are known as the longitudinal modes. लेकिन across the beam, जब आप बीम को देखते हैं across the beam, अगर आपका सर्कुलर बीम नहीं है या उसका इंटेंसिटी प्रोफाइल बिल्कुल गॉसियन नहीं है, चेंज हो रहा है, तो वी से दैट द क्रॉस सेक्शन हैज अ डिफरेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पे इसमें आप देखें तो ये है आइडियल 00 जिसको हम कह रहे हैं TEM00, हमारा गॉसियन प्रोफाइल है, तो इंटेंसिटी उसके बीम में इस तरह से पीक कर रही है। इफ आई से दिस इज द बीम डायरेक्शन, नीचे से ऊपर को अगर बीम जा रही है तो उसका इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह का रहेगा, बीच में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी और आउटसाइड में गॉसियन का जैसे वेव शेप होता है लाइन शेप, उस तरह से डिक्रीज करेगा। लेकिन ऐसा ना हो करके अगर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो, दो भागों में विभक्त हो या तीन में विभक्त हो, तो हम ये कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स मोड्स हो गए हैं। नाउ ट्रांसवर्स मोड्स 01 looks something like this, transverse mode 02 that looks something like this। यहाँ पे और मैं थोड़ा आगे जाऊं तो ये जैसे इसको और अच्छे से समझने के लिए, जिस TEM00 that shows simply a Gaussian this kind of intensity distribution, या जो यहाँ पे एक ऐसे ही ले लिया गया है, so this has no dip in between, whereas this one, if you look at this has three kind of three different intensity distributions. If I assign x-axis along this line, और ये y-axis इसके perpendicular है, so how you differentiate between how do you assign this TEM, whether it's 01, 02, 03? To me those numbers, how I remember those, 00 का मतलब x और y direction में जीरो मिनिमा है, कोई मिनिमा ही नहीं है, means x and y everywhere it's the same, there is no minima involved. If I say TEM0, say 20, TEM20 means along x-axis, the first one, if I say x, TEM20, that means while going along the x-axis, I have two minima, like here, maxima, then minima, maximum, then minima, then maxima. So in between, I have two minima, and along y-axis, I have no minima. So this is basically is representing TEM20 mode, transverse electromagnetic
0, where there are two minima along x-axis and there is no minima along y-axis. Similarly, if you can see here, TEM00, no minima along y-axis or y. TEM01, x-axis की तरफ में अगर x यहाँ पे उल्टा करो, x-axis ये है, going this direction. So along x-axis there is no minima, but along y-axis there is one minima. This maxima red, maximum intensity peak, another red maximum intensity, in between there is a minima, so there is one minima. TEM11, in both the directions, if you hit towards x-axis or if you hit towards the y-axis, in both the directions you come across one of the minimas. So that is, this 4 represents the TEM11, and you can very well understand now TEM12 means along y-axis we have two minima, along this direction we have two minima, along x-axis we have only one minima. And if you go further, if you can see on the left, this one or the right one, we have, if you go to any direction, we have two minima along x-axis. If I take horizontal as the x-axis, and if you go upward towards the y-axis, so there are two minima. So this represents TEM22. So these kind of modes where these kind of laser outputs where जहाँ पे कि आपका जो आउटपुट बीम है वो उसका प्रोफाइल गॉसियन ना हो करके ये कई सारे गॉसियन हो जाते हैं या कई सारे और वेव इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशंस हो जाते हैं मिनिमा मैक्सिमा करके, तो आप कहते हो कि आपके पास में ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स हैं। और इनकी फ्रीक्वेंसीज जो टीएम मोड्स आपको दिख रहे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज का जो सेपरेशन होता है वो जो लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं उनके कंपैरिजन में काफी कम होता है। और मैं कोई इसका डेरिवेशन करने नहीं जा रहा हूँ कि ये फ्रीक्वेंसी के जो इक्वेशंस हैं ये कहाँ से आ रही हैं। मैं ये पॉसिबल है कि मैं आपको कुछ टेक्स्ट भेजूं, आप लोग उसे देख लीजिएगा, तो मे बी यू विल गेट एन आइडिया कि कैसे किसी रेक्टेंगुलर कैविटी के लिए जो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है इन टर्म्स ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल मोड्स एंड द ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स एम एंड एन, हाउ इट इज दैट कम्स समथिंग लाइक दिस। और इससे ज्यादा जरूरी जो बताने का ये है कि जो लॉन्गिट्यूडनल मोड्स हैं, अच्छा एक और चीज रह गई है, ये जो ट्रांसवर्स मोड्स आपके आए, हुआ ये है, क्यों आए ये एक सवाल है। हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव लेंथ ऑफ दिस कैविटी, अगर ये लेंथ एक ही है हर रेडिएशन के लिए, कोई आर्टिफैक्ट इस मिरर में नहीं है, अगर लेंथ एक ही है तो C/2L 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 स्पेसिंग के साथ आपको बड़े सारे ये मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, किसी भी वजह से अगर इसकी लेंथ और इसकी लेंथ में थोड़ा भी चेंज आ गया, वो आर्टिफैक्ट हो सकता है ऑप्टिक्स में ही क्यों ना हो, तो अगर किसी भी तरीके से आपको ये एल और ये एल, इन दोनों का जो एल है और ये जो ऊपर का आपका 0 मोड का जो एल है, अगर इनमें एक स्लाइटेस्ट डिफरेंस भी अगर रहेगा तो C/2L इसके लिए कुछ और हो जाएगा, C/2L इसके लिए थोड़ा सा हटके हो जाएगा, तो उस केस में आपको इन दोनों मोड की फ्रीक्वेंसीज में बहुत थोड़ा मार्जिनल फर्क दिखेगा। तो कहने का आशय ये है कि लॉन्गिट्यूडनल मोड्स की तुलना में आपके जो भी ट्रांसवर्स मोड्स होते हैं उनके बीच की जो फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग होती है, अगर मैं यहाँ पर देखूं ट्रांसवर्स मोड्स की फ्रीक्वेंसी स्पेसिंग डेल्टा म्यू एम, that is much smaller as compared to the frequency spacing between the longitudinal modes. How to get rid of these transverse electromagnetic modes? हमें नहीं चाहिए ऐसा, हमें कोई भी लेजर बीम ऐसी नहीं चाहिए। उसको अगर एप्लीकेशन में लेना हो तो हम चाहते हैं हमारा जो बीम आए वो बिल्कुल अच्छी सी कॉलिमेटेड आए और पूरा क्वेश्चन प्रोफाइल हो। तो अगेन वन हैज टू यूज दिस काइंड ऑफ एन अपर्चर। उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि ये दो जो यहाँ पर टीएम मोड जो आया था 01, इस मोड को ऑसिलेट होने ही नहीं दिया जा रहा है। इन अपर्चर के आ जाने से रिफ्लेक्शन यहीं से हो रहा है, यहाँ से नहीं हो रहा है। तो बेसिकली ये कहा ये हो रहा है यहाँ पे कि जो गेन है उस गेन या उस लॉस से ऊपर इनके गेन को पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा है। बीच में ही इनकी जो बैक एंड फोर्थ जर्नी थी या एम्प्लीफिकेशन जो था उसको रोक दिया गया है। जबकि जो बीच में जो खाली जगह छूटी है उस जगह पे जो TEM00 मोड है उसका एम्प्लीफिकेशन एज यूजुअल इट इज कंटिन्यूइंग एंड एज ए रिजल्ट आउटपुट में हमको ये मोड मिलेगा, ये दोनों मोड मिलेंगे ही नहीं। सो अपर्चर प्लेज अ गुड रोल इन लेजर्स। तो उस अपर्चर की वजह से क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये ऊपर की तीनों जो फोटोग्राफ्स हैं इन सबों में किसी ना किसी तरीके का ये TEM00 मोड्स तो नहीं है। इस वाले में एक काइंड ऑफ ए डोनट स्ट्रक्चर, बीच में कुछ छेद सा लग रहा है, यहाँ पे कई सारे डॉट 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 अलग से दिख रहे हैं और यहाँ पे भी कुछ TEM11 टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो इन सबों को अगर इस लेजर लाइट को एक पिनहोल के थ्रू अगर गुजारा जाए, आई मीन पिनहोल यहाँ पे कैविटी के सेंटर में अगर इस तरह का पिनहोल यूज किया जाए तो आपको सभी के केसेस में आपका ये मोड सप्रेस हो जाएंगे और जो
जो TEM00 मोड है वो एम्पलीफाई होगा और वो लीज करेगा। तो विद दिस आई थिंक वी कम टू द एंड ऑफ डिस्कसिंग अबाउट कि लेजर आउटपुट क्या होता है, कैसे होता है और किन किन चीजों का उसका प्रभाव पड़ता है और कैसे हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर बीम। आप लोगों ने सभी को पता होगा मेरे ख्याल से कि एक ऑर्डिनरी लाइट और एक लेजर लाइट में क्या फर्क है। सभी लोग जानते हैं कि जब भी लेजिंग हो रही है या स्टिमुलेटेड इमिशन से, हम पहले कल से भी कहते जा रहे हैं कि ऑल फोटॉन्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, दे आर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन, दे आर सिंक्रोनाइज्ड, दे हैव सिंक्रोनाइज्ड फेज ब्लॉकिंग कुछ है और पोलराइजेशन भी सबका एक जैसा ही है। अगर क्लस्टर विंडो यूज की गई है तो एवरी वन ऑफ दोज रेडिएशंस हैव वर्टिकल पोलराइजेशन। तो जब ये चीजें सबको पता है, फिर भी नो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज, ये सारी चीजें एक ही हैं। ये स्पेक्ट्रल प्योरिटी कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं नैरो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, कुछ लोग कहते हैं इट्स मोनोक्रोमेटिक लाइट, कई जगह पे कहा जाता है कि ये हाई टेम्पोरल कोहेरेंस इसमें होता है। ये बेसिकली सबके सब मिला के एक ही बात कह रहे हैं और वो बात सीधी सीधी इतनी है कि जो लेजर की लाइट है उसका जो स्पेक्ट्रल विड्थ है वो ऑर्डिनरी लाइट की तुलना में बहुत ही नैरो है। दैट इज व्हाट is meant by here the spectral purity, spectral narrow spectral line width जो मैंने एक्सप्लेन किया, मोनोक्रोमेटिसिटी भी वही चीज है, टेम्पोरल कोहेरेंस भी वही कहता है जो अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। मोनोक्रोमेटिसिटी रिफर्स टू द सिंगल फ्रीक्वेंसी of the radiation. Temporal coherence is the preservation of the phase relationship with time, temporal with time, and if that's so, one can predict the phase at any point at any given time. और जो मैं कह रहा था, अगर आप एक स्पेक्ट्रल लैंप आपके पास है तो उसकी सिंपल लैंप कोई भी है, ऑर्डिनरी लैंप, फ्लैश लैंप, आर्क लैंप या हमारे बल्ब जो होते थे, उन सब का जो 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 स्प्रेड होगा या उनकी जो जो विड्थ होगी काफी ज्यादा रहती है एज कम्पेयर टू दैट। लेजर की विड्थ बहुत ही कम रहती है। तो व्हाट वी डोंट से दैट इट्स वी से मोनोक्रोमेटिक, बट इट्स नियरली मोनोक्रोमेटिक। इट्स एब्सोल्यूट मोनोक्रोमेटिक में तो ये होना चाहिए था कि सिर्फ और सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी, उसके अलावा दाएं बाएं कुछ नहीं, बट ऐसा होता नहीं है। तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करें, अगर तो हमारे पास कोई भी लैंप अगर है, उस लाइट को हम किसी स्पेक्ट्रोमीटर में भेजें। स्पेक्ट्रोमीटर का मतलब ये हुआ यहाँ पर इसके हर फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इसकी इंटेंसिटी को प्लॉट किया जाएगा। तो अगर ऐसा होगा तो हमारे को अगर ये प्लॉट मिलता है किसी बल्ब या किसी लैंप के केस में, अगर फ्रीक्वेंसी ले लीजिए एक्स एक्सेस को या वेवलेंथ ले लीजिए, जो भी आप लेके चलें, तो ये उसका बेसिकली इसकी जो बैंडविड्थ होगी बहुत ज्यादा होगी। उसकी तुलना में लेजर, दो इट्स नॉट परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक, लेकिन इट्स नियरली मोनोक्रोमेटिक। इसका जो जो हमने क्या कहा, स्पेक्ट्रल काफी नैरो रहता है। तो वो स्थिति में आप देख सकते हैं कि अगर लेजर लाइट को किसी स्पेक्ट्रोमीटर में डाला जाए और ये कोशिश की जाए कि वो डिटेक्टर बर्न ना हो जाए, क्योंकि लेजर की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा रहती है, सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगर आप सीधा लाइट लेजर की किसी डिटेक्टर में डालोगे तो डिटेक्टर माइट गेट डैमेज। तो अगर उसको अवॉइड किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी फिल्टर्स, तो उस केस में ये देखा जाएगा कि जो लेजर का जो 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 स्पेक्ट्रल है वो स्पेक्ट्रम बहुत ही नैरो है एज कंपेयर टू दिस ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर कहते हैं हाई मोनोक्रोमेटिसिटी। और ये हाई मोनोक्रोमेटिसिटी आते कहाँ से है? वापस फिर वहीं जहां कल हम चले थे, हमने क्या कहा था कि अगर कोई एक ऑसिलेटर है, वो अगर एक ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है और all the way from t equal to minus infinity to 2 equal to plus infinity, that means it has high time constant, it is highly coherent, और ऐसा होने से हमारी जो स्पेक्ट्रल विड्थ आती है that goes towards zero। और इसके एनालॉजी में एक चीज कही गई थी कल कि अगर आपके पास में कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है, कांस्टेंट इंटेंसिटी है एट ईच एंड एवरी टाइम, तो ऐसे सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में आता है डेल्टा फंक्शन, एंड यू नो दैट डेल्टा फंक्शन हैज अ जीरो विड्थ। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होता नहीं है, ऐसा कोई सोर्स नहीं है, ऐसा कोई ऑसिलेटर नहीं है जो t इक्वल टू माइनस इंफिनिटी से t इक्वल टू प्लस इंफिनिटी तक काम कर सके। तो जो प्रैक्टिकल केसेस आते हैं, उन प्रैक्टिकल केसेस में एक सर्टेन टाइप तक का वो काम करेगा। तो इफ दैट टाइम कांस्टेंट इज टाउ एंड corresponding to that tau we have a spectral width or the bandwidth जिसको हम कहते हैं, that will be equal to inversely proportional to this time constant। तो जितनी देर तक का हमारा लेजर ऑसिलेशन
या लेजर रेडिएशन जो है उसके जो फोटॉन्स हैं वो आपस में फेज में रहेंगे, उनके बीच का फेज बिल्कुल लॉक्ड रहेगा या दे विल ऑल बी इन फेज, वो टाइम ड्यूरेशन जो है उसका इनवर्स होगा हमारा जो स्पेक्ट्रल विड्थ होगी उस लेजर की, वो टाइम कांस्टेंट जिसको हम लोग कहते हैं। इवन इवन इन दीज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, इन दीज काइंड ऑफ एम्पलीट्यूड वेरिएशंस, जहां पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में आपका जो वेव शेप है वो चेंज हो जा रहा है, फेज चेंज हो जा रहा है सडनली, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है, बट इवन इन दीज काइंड ऑफ केसेस आप कह सकते हो दे हैव फिक्स टाइम कांस्टेंट। जैसे जैसे टाइम कांस्टेंट घटेगा वैसे वैसे जो स्पेक्ट्रल विड्थ है वो बढ़ेगी, क्योंकि द स्पेक्ट्रल विड्थ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर टाइम कांस्टेंट। तो हाई टेम्पोरल कोहेरेंस का लेजर के केस में क्या मतलब हुआ, टाउ इज वेरी लॉन्ग, मींस वो टाइम जिस अंतराल में या वह समय जिसमें हमारा लेजर के फोटॉन्स के बीच का जो फेज रिलेशनशिप है वो बिल्कुल महफूज रहती है या फिक्स्ड रहती है, उसको हम कहते हैं द टेम्पोरल कोहेरेंस। एंड इनवर्स ऑफ दैट गिव्स अस अ वेरी स्मॉल लेजर लाइन विड्थ। और इसी की वजह से if we know the relationship between, for that particular time duration tau, then we can predict the amplitude and phase at any time at a given position within the coherence time। तो उस टाइम के बीच में हम किसी भी पॉइंट पर किसी गिवन पॉइंट पर उसका जो 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 फेज है और एम्पलीट्यूड है वो डिटरमिन कर सकते हैं। और यही कोहेरेंस टाइम जिसको हम कह रहे हैं, कोहेरेंस टाइम को अगर आप सी से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज नोन एज द कोहेरेंस लेंथ ऑफ अ लेजर। और ये लेंथ जो होती है काफी ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इन सेमीकंडक्टर लेजर्स में लगभग 100-200 सेंटीमीटर की रहेगी, लेकिन कई सारे और लेजर्स में ये किलोमीटर्स की रहती है। एंड it has got beautiful applications in spectroscopy, interferometry, communication, holography, sensors, and there are so many others which I have put here। और दूसरा आता है कि कैसे इसको अगर आप नापना चाहें किसी लेजर की मोनोक्रोमेटिसिटी या उसका टेम्पोरल कोहेरेंस कैसा है, तो उसको नापने का सब सिंपलेस्ट एक्सपेरिमेंट है। आप क्या करिए, आप लेजर यहाँ से डालिए, एक आप जैसे आपने इंटरफेरोमीटर देखा होगा, तो इंटरफेरोमीटर में आपका एक मूविंग मिरर रहती है। नाउ यू सी द इंटरफेरेंस पैटर्न हियर, move this mirror one to the right hand side as much as you can till your interference pattern goes away। बनता ही नहीं है किसी सूरत पर। उस केस में आप कह सकते हो कि ये जो डिस्टेंस है इस मिरर की और इस हाफ मिरर के बीच की जो दूरी है, दैट कैन टेल यू कि टेम्पोरल कोहेरेंस या कोहेरेंस लेंथ कितनी है इस पर्टिकुलर लेजर में। तो टेम्पोरल कोहेरेंस इज प्राइमरली अ मेजर ऑफ मोनोक्रोमेटिसिटी या उसका जो स्प्रेड, उसके बारे में बात करता है। Then the second property comes the directionality। और डायरेक्शनैलिटी जब हम कह रहे हैं इसका मतलब इसमें लो डाइवर्जेंस रहता है, हाईली कोलिमेटेड बीम है, और इसको हम एक डिफ्रैक्शन लिमिटेड फोकस स्पॉट इसका हम कर सकते हैं, इसको फोकस कर सकते हैं। और इट हैज अ वेरी हाई स्पेशियल कोहेरेंस। नाउ स्पेशियल कोहेरेंस जैसा आपको स्पेस से पता लग रहा होगा, स्पेशियल कोहेरेंस दिस इज बेसिकली टॉक्स अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ फेज अक्रॉस द विड्थ ऑफ द बीम। जैसे हमने ट्रांसवर्स मोड्स की बात करी थी, तो उसके क्रॉस सेक्शन में, बीम के क्रॉस सेक्शंस में देखो, जहां को बीम ट्रेवल कर रही है अलोंग द बीम, कितना कोहेरेंस है वो हम किससे बात कर रहे थे, टेम्पोरल कोहेरेंस से। स्पेशल कोहेरेंस किसकी बात हो रही है, अक्रॉस द बीम जितने भी फोटॉन्स हैं, जो भी लाइट प्रोपोगेट हो रही है, उन सबों के बीच का जो फेज रिलेशन है क्या वो प्रिजर्व है, यदि है तो हाँ, लेजर लाइट हमारी क्या है, वो हाईली स्पेशल कोहेरेंस है लेजर लाइट। तो इस केस में क्या होता है, पहले वाले केस में हमने क्या कहा था, किसी गिवन पॉइंट पर किसी भी टाइम हम क्या कर सकते हैं, विद इन दैट टाउ टाइम ड्यूरेशन हम फेज रिलेशनशिप पता कर सकते हैं, एम्पलीट्यूड पता कर सकते हैं। सिमिलरली स्पेशल कोहेरेंस के केस में किसी गिवन टाइम पर अक्रॉस द बीम वी कैन टॉक अबाउट व्हाट विल बी द फेज हियर। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ डिस्चार्ज लैंप। ये क्या कहता है, अगर इस लैंप को हमको फोकस करना है किसी दूसरे लेंस की वजह से की हेल्प से, तो उसकी फोकसिंग कुछ इस तरह से होती है, उसका रे डायग्राम दिखाया गया है। कुल मिला के यहाँ पर ये कहने का बनता है कि ये जो डाइवर्जेंस एंगल बन रहा है थीटा, दैट इज इक्वल टू h अपॉन f। f is the focal length of this lens, h is the half height of this lamp whatever we have used on the left hand side। ये जो भी लैंप था हमारा, अगर इसकी लंबाई 2h थी, तो द डाइवर्जेंस of this beam becomes h upon f, जो कि काफी ज्यादा। अच्छा, ज्यादा क्या है, अगर हमको डाइवर्जेंस कम करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको f बढ़ाना होगा।
एक बात, अगर हम h को कांस्टेंट रखें, f को बढ़ाएं, वी आर गोइंग टू लूज ऑलमोस्ट नो मैक्सिमम ऑफ द इंटेंसिटी विच इज कमिंग फ्रॉम दिस लेंस। अगर इस लेंस को बहुत दूर रख दिया तो हमारा सारा का सारा मतलब मेजोरिटी जो जो लाइट है वो तो वेस्ट हो गई है। अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तब क्या ऑप्शन है, h को छोटा किया जाए। h को छोटा किया जाए मतलब लैंप बहुत ही छोटा होना चाहिए, इट शुड बी वेरी पॉइंटेड। इफ यू मेक अ वेरी स्मॉल एंड पॉइंटेड लैंप, and again you are compromising with the intensity as compared to this lamp system. If you have a laser, लेजर में क्योंकि हाईली कॉलिमेटेड बीम आपकी ऑलरेडी बाहर आ रही है, उसका जो जो स्पॉट्स जो डाइवर्जेंस होता है दैट इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ दिस लेजर डिवाइडेड बाय द डी, द वेस्ट ऑफ दिस द डायमीटर ऑफ द बीम व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ अ लेजर। अब दूसरा क्या कहलाता है, डिफ्रेक्शन लिमिटेड फोकसिंग। अगेन जो अगर आप इसमें देखें, चलिए इसकी भी बात कर लें, अगर किसी लैंप को फोकस अगर करना हो तो आप किसी भी तरीके का लेंस कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करें, उस लाइट को फोकस करें, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव दिस इमेज और दिस फोकस्ड इमेज ऑफ दिस लैंप जिसकी की इंटेंसिटी लैंप से ज्यादा हो। दैट इज नॉट पॉसिबल इन एन ऑर्डिनरी लाइट सोर्स, कि आपका जो सोर्स है उसको आप कहीं दूसरी जगह फोकस करें और उस फोकस लाइट की इंटेंसिटी सोर्स से भी ज्यादा हो। लेकिन ये लेजर के केस में पॉसिबल रहता है। लेजर के केस में जब आप किसी लेंस को लगा करके पूरी लेजर का जो जो बीम है अगर उसको फोकस करना चाहते हैं तो वहां पर जो एरिया जो स्पॉट साइज है वो काफी छोटा रहेगा और आपकी जो इंटेंसिटी है दैट बिकम्स वेरी लार्ज। इफ यू टॉक अबाउट द स्पेशल कोहेरेंस, स्पेशल कोहेरेंस को यहाँ पर एक्स-सी से दिखाएं, मींस दिस वेस्ट ऑफ द बीम व्हिच हैज ऑल द फोटॉन्स इन फेज। अगर इसको किसी लेजर किसी लेंस से अगर इसको फोकस करना चाहते हैं तो ऐसी केस में हमारा जो जो बीम स्पॉट होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ 2.44 लैम्डा एफ इज द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस डिवाइडेड बाय द कोहेरेंस लेंथ एक्स। जनरली क्या होता है, क्योंकि लेजर बीम में ऐसा कुछ है नहीं कि एक्स के बाहर भी कुछ हो या लैब का जो जो बीम का डायमीटर है वो कुछ और हो बाकी कुछ और हो, तो ऐसी स्थिति में एक्स बिकम्स इक्वल टू डी। If you assume that f is equal to d, this focal length also is equal to the of the order of the beam diameter. In that case, f upon d becomes 1, and the laser spot then becomes of the order of the wavelength. इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी लेजर को जितना उसकी वेवलेंथ है उस ऑर्डर तक का फोकस कर सकते हैं, और यही फोकस जो जो हो रहा है इसी को कहते हैं डिफ्रेक्शन लिमिटेड स्पॉट और डिफ्रेक्शन लिमिटेड फोकसिंग। और इसी का अपोजिट कहलाता है डिफ्रेक्शन लिमिटेड कॉलीमेटिंग। व्हाट इज दैट कॉलीमेटिंग? जैसे हमने यहाँ पे अगर इसको कहें कि कितना डाइवर्जेंस हो रहा है, अगर डेल्टा थीटा डाइवर्जेंस है एक्स एक्सिस से ऊपर को और नेगेटिव साइड में भी उतना ही है, तो 2 डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 1.22 लैम्डा अपॉन डी। What is lambda? It's a wavelength of the laser. And what is d? This xc coherence length, special coherence. That is basically the beam diameter of the laser. So 1.22 lambda upon d. So beam waist can be made, high. और इसका मतलब ये होगा laser beams can be made highly directional because of a large value of diameter, or you can say the special coherence that can be obtained with the help of the lasers. तो ऐसे केसेस में ये जो बीम का डाइवर्जेंस है that becomes also very very small because that is also of the order of lambda upon d. Now d could be in millimeters, but lambda is in somewhere in 500 nanometers or something like that, जो भी रेडिएशन वहां पे यूज हो रहा होगा। तो ये कह सकते हैं कि लेजर्स दे आर परफेक्ट फॉर द कॉलिमेशन एंड फोकसिंग एज कंपेयर टू द ऑर्डिनरी लाइट सोर्सेज। और जब भी इन लेजर्स को फोकस किया जाता है, दिस इज एक्चुअल फिगर which shows that if you use a large focal length focusing lens, in that case you have certain area here in the focused beam where this looks like a kind of a cylinder, it's a long cylinder. और अगर स्मॉल फोकस लेंथ का अगर फोकसिंग लेंस लगाया है उस केस में दिस सिलेंडर बिकम्स स्लाइटली स्मॉल, और इस सिलेंडर को कहते हैं या इस रेंज को कहते हैं रिले रेंज। और इस बीच में जो भी हमारे रेडिएशंस हैं, जो भी वेव्स हैं, दे अपीयर टू बी प्लेन वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, and away from these relay region they appear to be spherical. So special coherence basically that's the preservation of phase across the waist of the beam. और दूसरा कैसे, अगर दूसरी बात करें और क्या फर्क है जिसको हम स्पेशल कोहेरेंस स्पेसिफिकली कह रहे हैं,
उसका मतलब ये हुआ कि अक्रॉस द वेस्ट, अगर आप इस लेंस के बाहर या लेंस के पहले भी अगर आप देखते हैं तो ये जो लाइनें परफेक्टली सिमेट्रिक लाइनें खींची हुई हैं, दे आर काइंड ऑफ एन इलस्ट्रेशन कि फेज जो भी हमारा वेवलेट यहाँ पर वेव फ्रंट इवॉल्व हो रहा है, उसमें हर टाइम पर या हर पोजीशन पर उसका जो वेव का जो फेज है वो वेल डिफाइंड है। तो ऐसे केस में अगर हमको पता है यहाँ का, तो हम अगर अक्रॉस द बीम किसी भी पोजीशन पर हम फेज बता सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम किसी सिंपल ऑर्डिनरी लैंप की बात करें तो उस केस में ये जो अक्रॉस द बीम जो फेज रिलेशनशिप है या फेज प्रिजर्वेशन है वो नहीं रहता है। तो वी कैन से दैट लेजर्स आर they are highly no, special, they have high special coherence as compared to the ordinary lamp sources। और इनका जो है इस्तेमाल इस प्रॉपर्टी का, जो हमने कहा कि डाइवर्जेंस कम है या फोकस स्पॉट बनाया जा सकता है, इन सबों का इस्तेमाल आपने खुद भी देखा होगा फोकसिंग में, जो है जो भी मटेरियल प्रोसेसिंग में होल ड्रिल करने हो, या आपके सीडी प्लेयर्स में आपने देखा होगा एक प्लस नीचे एक लेजर रहता है दैट फोकसेस ऑन टू द ट्रैक्स ऑफ द सीडी, या लेजर प्रिंटर्स में यूज होते हैं मेडिकल सर्जरी में, वेयरएवर यू रिक्वायर अ प्रिसाइज treatment, you need the focusing of a laser to very very tiny focus spot of the order of wavelength। Then lasers could be of very high power, पल्स्ड हो या कंटिन्यूअस वेव हो, तो हाई पावर का इस्तेमाल भी है स्पेसिफिकली, जैसा पहले भी कहा था कि आपके मटेरियल प्रोसेसिंग में या फ्यूजन रिएक्शन को अगर इनिशिएट करना हो। और जो पल्स लेजर हैं इनका इस्तेमाल काफी मिलिट्री एप्लीकेशंस में भी होता है, जिसमें आपका रेंज डिटेक्शन जिसको कहते हैं आप, लाइडार या रडार जो भी ये हैं, या हाई पावर का इस्तेमाल किसी मटेरियल में नॉन लीनियर प्रॉपर्टीज को इंड्यूस करने के लिए भी किया जाता है। अनदर एप्लीकेशन द कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट आपके जो लेजर वेवलेंथ्स हैं वो बहुत सारे वेवलेंथ्स में उपलब्ध हैं आपके, राइट, ऑल द वे फ्रॉम यूवी टू विजिबल टू इंफ्रारेड। तो इससे क्या होता है, आपको बहुत सारी वेवलेंथ्स मिलती हैं अलग अलग वेवलेंथ रेंज में, जिससे आप जो किसी भी मटेरियल में खासतौर से रिसर्च के पर्पज से, दिस इज व्हाट इज कॉल्ड द सेलेक्टिव इंटरेक्शन विद द एटम्स मॉलिक्यूल्स, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में या मेडिकल एप्लीकेशंस में आपका ट्रीटमेंट में, ये सब जगहों पर अलग अलग वेवलेंथ का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कुछ एक एग्जांपल है कि आपका बहुत सारे लेजर्स जो हैं किस किस वेवलेंथ पर, किस किस फ्रीक्वेंसी पर, या ऑल द वे फ्रॉम अल्ट्रावायलेट विजिबल टू इंफ्रारेड ये अवेलेबल है। और जो मैं अभी जैसे पहले भी कह रहा था, हाई पावर पल्सेस जो रहती हैं उन सबों का इस्तेमाल जो है, नाउ व्हेन वी से हाई पावर पल्सेस, दे आर वेरी वेरी शॉर्ट। आपने देखा होगा कि जो लास्ट 2018 का नोबेल प्राइज था, दैट वेंट टू द जनरेशन ऑफ अल्ट्रा शॉर्ट पल्सेस, लेजर पल्सेस। तो फेम्टोसेकंड जिसको कहते हैं 10 to the power minus 15 सेकंड, मींस अ पल्स इज जनरेटेड ओनली फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 10 to the power minus 15 सेकंड। तो दे हैव वेरी हाई पावर पल्सेस। और इन सबों का इस्तेमाल जो भी फास्ट फिनोमेना होते हैं, जहाँ पर मान लिया आपको ये स्टडी करना है कि किसी भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल में आपका एक पर्टिकुलर जो 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 स्टेट है, उस स्टेट की लाइफ टाइम क्या है, तो लाइफ टाइम तो बहुत कम रहती है, माइक्रो सेकंड से लेकर के और कम रह सकती है अगर मेटास्टेबल स्टेट नहीं है। तो उन ऐसे काइनेटिक्स को स्टडी करने के लिए इस तरह के अल्ट्रा फास्ट लेजर्स का इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट यू कैन सी द काइनेटिक्स ऑफ दोज द फिनोमेना व्हिच आर अकरिंग इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट। या फिर हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए भी आपको इस तरह के फास्ट पल्सेस चाहिए होती हैं। और जो मैं अभी कह रहा था कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, आपने कहीं से भी अगर डिस्टेंस पता कर दिए, हाई पावर पल्स भेजिए, रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगी, नाउ बिकॉज दैट इज गोइंग विद द स्पीड ऑफ लाइट, कितना टाइम लिया वापस आने में, so that tells you कि how far the object is। and similarly all sort of military applications, आपका जो लेजर गाइडेड मिसाइल होती है या इस तरह के एप्लीकेशंस में भी आपके सारे पल्सेस इस्तेमाल होते हैं, लेजर पल्सेस, शॉर्ट पल्सेस। और देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, जितनी हमने बात करी है वो भी हैं। टू टॉक अबाउट द मेजर डिसएडवांटेजेस, और यू कैन से नॉट डिसएडवांटेज, लिमिटेशन। डिसएडवांटेज तो एक ही है कि आपको लेजर के साथ काम करने में अपनी आंखों को हमेशा बचाना पड़ता है, सो दैट्स ऑलवेज देयर। So this is a high, intense radiation and it shouldn't enter the eyes। तो पहला तो ये है कि the beam always poses, it poses, eye hazards। हमेशा कुछ ना कुछ एक चश्मा पहन के रहना पड़ेगा, so that the light doesn't come in। The second one which is the limitation is कि हर जगह पर उपलब्ध नहीं है। देखिए, आपको अभी तक ये समझ में आ गया होगा कि लेजर की लाइट किस वेवलेंथ पर आएगी ये हमारे हाथ में नहीं है। जैसे जैसे वो सिस्टम्स हमको जिनको हम कहते हैं गेन मीडियम या लेजर मटेरियल, जैसे जैसे नए नए लेजर मटेरियल आते गए,
उन मटेरियल्स के हिसाब से उनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी डिफरेंस या जहां भी हम पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट कर पाए, हमको अलग अलग वेवलेंथ के लेजर्स तो मिले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर फ्रीक्वेंसी पर, हर वेवलेंथ पर जहां जरूरत है वहां के लिए लेजर है, ऐसा नहीं है। इवन दो वी हैव द होल स्पेन ऑल द वे फ्रॉम यूवी टू इंफ्रारेड, उस रेंज में कई सारे लेजर्स हैं, लेकिन ये एक लिमिटेशन है कि lasers are not available at many wavelengths which may be required for specific applications. So with this, I think today's class comes to an end. और क्या सीखा, जैसे मैं कल भी लिखा था, आज भी लिख दिया हूँ, the combination of cavity and the laser medium determines the wavelength that the laser emits. Second, खाली पढ़ रहा हूँ मैं यहाँ पे, the laser may oscillate simultaneously on one or many wavelengths. Here comes the concept of frequency selection. Or transverse modes define the intensity pattern across the laser beam. TEM00 mode is the most desirable mode. Temporal coherence means how light, how long the light remains in phase. Spatial coherence, as we talked about, how across the beam the phase is maintained. उसके बाद में diffraction limit is the lower limit of on a beam to which extent we can focus it, और वही चीज divergence को भी define करती है. Or narrow laser beam behaves like the parallel rays. Lasers can emit very high power. They are available in the wide variety of frequency ranges. So with this, I think today's class from my side is done, and I have stopped the recording.